हेलो एवरीवन। सो क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। सो मेरा नाम है अली और स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, सो देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा मीनिंग एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो जिन बच्चों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी वो पहले जाके पिछली वीडियो देखें, फिर हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। सो आज हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सो मीनिंग एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप तो हम समझ चुके हैं, और एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में एक दूसरा फीचर था। क्या था वो? एग्रीमेंट। कि पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है। तो हमारी शुरुआत आज की यहीं से होगी कि पार्टनरशिप क्या था बेटा? एक एग्रीमेंट था। ठीक है सर, एग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, पता है। ठीक है, एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए था ये भी आपने सीख रखा है कि एग्रीमेंट था बिजनेस के लिए, और जो बिजनेस से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हम उसको भी शेयर करेंगे, इस चीज़ का एग्रीमेंट होता है। ठीक है सर, हमने ये भी देखा था कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, सो एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। ठीक है, लेकिन अगर एग्रीमेंट रिटन में हुआ तो उसे प्यार से बस पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अगर लिखित में हमारा एग्रीमेंट है तो हम उसको पार्टनरशिप डीड कहेंगे। सो देखते हैं पार्टनरशिप डीड का मीनिंग है क्या। द रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है सर, लिखित वाला तो पार्टनरशिप डीड होता ही है। सो रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स, क्या है उसके अंदर? टर्म्स। ओहो, टर्म्स मतलब शर्तें ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब ये हुआ, ये वो डॉक्यूमेंट है रिटन में जिसमें शर्तें लिखी हुई हैं पार्टनरशिप की, कि क्या क्या शर्तें हैं पार्टनरशिप की, उसे कहेंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है सर। सर ये बताइए टर्म्स क्या चीज़ है? ये कैसी शर्तें हैं ये? सो देखते हैं शर्तों को। टर्म्स मतलब इट जनरली कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स विच अफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब टर्म्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सारी डिटेल जो कि अफेक्ट करती हैं रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि वो सारे एस्पेक्ट्स, वो सारे पहलू जो कि अफेक्ट करेंगे, असर डालेंगे, प्रभाव डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप के बीच में रिलेशनशिप है उसके बीच में जो भी चीज़ें, जो भी एस्पेक्ट असर डालेंगे वो सारी होती हैं टर्म्स। सर वो क्या क्या होता है? अब उनकी लिस्ट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या क्या डिटेल्स ऐसी हैं जो कि पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में अफेक्ट डालती हैं। पहला, कुछ तो बेटा बेसिक चीज़ें रहेंगी पार्टनरशिप के बारे में, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। उनका मेन बिजनेस क्या है फर्म का? ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के नाम, उनका एड्रेस। ठीक है ना, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, और उसका मेन बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस। तीसरा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, यानी कि किस हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगा रखा है। चौथा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप स्टार्ट कब से हुई आपकी, वो डेट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल लगाएंगे उस पर इंटरेस्ट भी लेंगे, उसका रेट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिजनेस से पैसा निकालेंगे उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो। अगर लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। सैलरीज एंड कमीशंस, कि सैलरी और कमीशन कितना पेबल होगा पार्टनर को। और मैं यहाँ पर लिस्ट लगा रहा हूँ पूरी, उसे चेक करते हैं क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है और क्या क्या चीज़ें आती हैं देखते हैं। चलो, एक है अकाउंटिंग पीरियड कौन सा रहेगा इसके अंदर, ठीक है, और रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, यानी कि जो फर्म का बैंक अकाउंट होगा उसके रूल्स क्या क्या होंगे ऑपरेट करने के। और बढ़ते हैं आगे, मोड्स ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट, के कौन से मोड रहेंगे हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर की क्या क्या राइट्स रहेंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या क्या उसकी लायबिलिटीज़ रहेंगी। ठीक है,
ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर, यानी कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, वो बर्बाद हो गया, तब क्या ट्रीटमेंट होगा उस लॉस का। ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म बंद हो जाएगी, मतलब कि पूरी फर्म पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, फर्म ही बंद हो जाएगी, तो अकाउंट्स के जो पार्टनर के अकाउंट्स हैं उनका सेटलमेंट कैसे होगा। और मेथड ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर, कि अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ गुत्तम गुत्ती हो गई, तब उसके मेथड्स क्या रहेंगे सेटलमेंट करने के। ठीक है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा होगा, कोई पार्टनर जा रहा होगा या कोई पार्टनर ऑफ हो गया होगा, तब उसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे। सो ये सब जनरल सी बातें हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में होती हैं। सर क्या सिर्फ यही बात है पार्टनरशिप डीड में होती है? नहीं, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप जिसकी जैसी पार्टनरशिप है वो इनके अंदर और चीज़ें भी ऐड कर सकता है, लेकिन जनरली ये सब बातें पार्टनरशिप में होती हैं डीड के अंदर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, सारी बात समझ में आ गई, हमने पार्टनरशिप डीड देख ली और समझ भी ली कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सर ये जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी ये क्या हमेशा ऐसी रहेंगी? पार्टनर इन्हें चेंज नहीं कर सकते? नहीं, वो चेंज कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड, यानी कि पार्टनरशिप डीड चेंज हो सकती है विद, बट कैसे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि अगर पार्टनर सारे राज़ी हो गए, सहमत हो गए, तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें उसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, लोन, वो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं कभी भी। ठीक है सर, यही बात हो गई। अब आते हैं दूसरी बात पर। जो डीड होगी, मैंने आपको डीड दिखाई थी कुछ ऐसी, कि डीड कुछ ऐसी होती है, वो तो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाई थी कि डीड ऐसी होती है, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट इस टाइप का होता है, कुछ लिखा होता है, उसमें सारी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेंगी। लेकिन इन रियल लाइफ डीड कैसी होती है? द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड, यानी कि जो आप डीड लिखेंगे, जो आप डीड बनाएंगे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे, वो प्रॉपरली ड्राफ्टेड होनी चाहिए, वो लिखी हुई होनी चाहिए सही तरीके से, एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्टैम्प एक्ट। ओहो सर, ये क्या भला है स्टैम्प एक्ट? बाबू डीड ये ऐसे वाले कागज़ों में नहीं बनती, डीड के लिए कुछ अलग कागज़ आते हैं, उन्हें कानूनी कागज़ कहते हैं, और वो असलियत में अगर आपको डीड देखनी है तो वो कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसी होती है रियल डीड। सो ये जो डीड लिखी हुई है, ये लिखी हुई है स्टैम्प पेपर पे, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पेपर्स होते हैं, उन पे डीड लिखी जाती है, और उनका भी एक एक्ट बना हुआ है, उनका भी एक कानून बना हुआ है। ये नहीं कि आप कैसे मर्जी जाए ऐसे जाए उस पर जाकर लिख दो कुछ भी, नहीं, उसके भी कुछ प्रोविजंस हैं, उसमें भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन बातों को मैच करके ही आप डीड ड्राफ्ट कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें सीख ली हैं डीड के बारे में, कि डीड का मतलब क्या है, और डीड में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, और डीड अल्टर कैन बी चेंज, डीड कभी भी चेंज भी हो सकती है, और डीड जो है वो प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड होनी चाहिए एंड प्रिपेयर एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के पार्टनरशिप डीड के, कि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है पार्टनरशिप में, कि प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो चलिए अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। डीड, सर डीड पीछे कब छोड़ेगी? छोड़ देगी यार, कुछ देर और बस। अगर डीड नहीं बना रखी है, इसका मतलब ओरल एग्रीमेंट है। अगर आपने डीड नहीं बना रखी, इसका मतलब ओरल एग्रीमेंट है। और अगर पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट है, कुछ पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने कोई डीड वगैरह नहीं बना रखी और ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, अपने हिसाब से प्रॉफिट बांट रहे हैं, अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैलिड है, आराम से करो पार्टनरशिप। लेकिन अगर कुछ झगड़ा या मसला हो गया, तब क्या होगा? पार्टनर्स लड़ लड़ा के पहुँचेंगे
कोर्ट के पास, कानून के पास कि सरकार हमारी मदद करो। और तब जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। अब कोर्ट में जो जज साहब बैठे होंगे वो क्या कहेंगे, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है, वो तो किताब उठाएंगे पार्टनरशिप एक्ट की, उसमें देखेंगे कि क्या क्या कहा है, उस हिसाब से अपना जजमेंट दे देंगे। बिल्कुल वैसे ही है, अगर कुछ झगड़ा मसला हो गया तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा उनके ऊपर, उन पार्टनर्स के ऊपर, अगर वो झगड़ा या कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यानी कि क्या, हमारी अम्मा आ जाएंगी। और जब आप देखो फैमिली में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो घर के बड़े ही फैसला करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि अब क्या होगा। तो इसलिए अम्मा आ जाएंगी हमारी, वो डिसाइड करेंगी कि अब कैसे कैसे क्या क्या होगा। कुछ झगड़ा होगा, उनके कुछ इशू होंगे, उन इशू पे वो एक्ट बताएगा कि अब क्या होगा, और वो मानने पड़ेंगे अगर वो लड़ाई करेंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर डीड आपकी है, यानी कि आपका रिटन एग्रीमेंट है, ठीक है सर, अब रिटन एग्रीमेंट है और उसमें जो भी हमारा इशू है, मान लो पार्टनर किसी बात को लेके झगड़ रहे हैं और वो इशू उस डीड में लिखा हुआ है, तब तो क्या होगा, तब तो अगर वो कोर्ट पहुंचेंगे तो जैसा आप क्या कहेंगे, ओ भाई साहब क्यों लड़ रहे हो, तुमने डीड में ऐसा लिखा था, ऐसे ही तो होगा, अब दूसरा कैसे कर लोगे, वरना चेंज कर लेते पहले ही। सो अगर कुछ इशू हो गया और वो डीड में रिटन है और पार्टनर्स मान नहीं रहे, तब जैसा डीड में लिखा हुआ है वैसा ही होगा। कोर्ट भी, कानून भी कुछ नहीं कर सकता। कानून क्या कहेगा, भाई साहब आपने डीड बनाई थी, जैसा डीड में लिखा हुआ है वैसा करो। लेकिन अगर कुछ इशू हो गया पार्टनर्स के बीच में और वो डीड में लिखा हुआ नहीं है, यानी कि डीड तो बनाई है लेकिन जो मसला चल रहा है, जिस पे इशू पे बात चल रही है, वो इशू डीड में नहीं है, डीड उसके बारे में साइलेंट है, तो तब भी क्या होगा, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा वहाँ पर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लिया मैंने कि ABC पार्टनर्स है और उनका रेशियो 1:1:1 है प्रॉफिट का। यानी कि इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम प्रॉफिट 1:1:1 में बांटेंगे, हम प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। सो अगर ये प्रॉफिट का रेशियो उन्होंने डीड में लिख रखा है, ये इशू रिटन है डीड में, सो तब आप कुछ भी लगते झगड़ते रहो, बाद में कोई पार्टनर भी बदल जाए कि नहीं मुझे इक्वल नहीं, मुझे तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, और सो कुछ नहीं होगा, जैसा डीड में लिखा हुआ है वैसे ही होगा, क्योंकि ये इशू डीड में लिखा हुआ है। लेकिन देखो डीड तो बनी हुई है, लेकिन अगर पार्टनर ने ये इशू लिखना भूल गए, डीड में ये इशू लिखा ही नहीं, रिटन ही नहीं है, यानी कि डीड इस इशू के बारे में साइलेंट है, तो तब भी हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अम्मा आ जाएंगी और अब अम्मा जैसे कहेंगी वैसा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो एक बार रिकैप करते हैं कि डीड अगर नहीं है, यानी कि ओरल एग्रीमेंट है, और ओरल एग्रीमेंट है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई लड़ नहीं रहा, झगड़ नहीं रहा, तो जैसा पार्टनरशिप चल रही है वैसी होगी। अगर कुछ झगड़ा मसला हो गया तो क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा, अम्मा आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा, डीड तो है लेकिन इशू जो है वो लिखा हुआ है, सारे इशू लिखे हुए हैं, जिस इशू पर मसला चल रहा है वो डीड में लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, जैसा डीड में लिखा है वैसे ही होगा। लेकिन अगर इशू नहीं लिखा हुआ डीड में, यानी कि डीड जो है उस इशू के बारे में साइलेंट है, तब भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिजल्ट का निकल के आया, कंक्लूजन का निकल के आया कि अगर ओरल एग्रीमेंट है और डीड भी है लेकिन वो साइलेंट है उस इशू में, तो इन दोनों सिचुएशन में हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और उसके 5-6 रेलेवेंट जो हमारे पार्टनरशिप में ज़रूरी हैं वो प्रोविजंस हैं, वो पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। आपने तो देख लिया कि ठीक है सर अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन उन प्रोविजंस में है क्या, क्या कहता है वो, क्या लिखा हुआ है इन पार्टनरशिप एक्ट में। सो अब देखते हैं कि उस एक्ट में कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई क्या है। यानी कि मैंने आपसे कह रखा है कि ये तो हमारी प्यारी अम्मा है, अगर कुछ मसला हो गया तो अम्मा तो बीच में आएंगी। सो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलेवेंट, यानी कि बाबू एक्ट में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो भी सारे पार्टनरशिप के मसले होते हैं सारे एक्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से मसले हैं वो देखते हैं। तो रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग, यानी कि जो हमारे काम के हैं उन्हें देखते हैं।
क्या कहा मैंने? अगर डीड एब्सेंट है, अगर डीड नहीं है और अगर साइलेंट है अबाउट द इशूज देन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। तब पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस आ जाएंगे और वो इन 5 बातों के बारे में। हमारे लिए ये 5 बातें ही इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, अगर डीड अप्लाई हो गई सो कोई पार्टनर कुछ भी कहता रहे कि मेरा प्रॉफिट इतना, मेरा प्रॉफिट इतना। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। किस पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल लगा रखी हो, चाहे इक्वली लगा रखी हो चाहे अलग अलग लगा रखी हो, वो ये क्लेम नहीं कर सकती कि मेरी कैपिटल ज़्यादा है तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। नहीं, अगर आपके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो गया सो PSR प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल लगाई है, उससे पार्टनर इंटरेस्ट भी लेते हैं। सो अगर ये वाला कानून अप्लाई हो गया, अम्मा ने क्या कहा? अम्मा ने कहा बेटा किसी भी पार्टनर्स को कद्दू कुछ नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर से कैपिटल लगाई वो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। सो पार्टनर अगर बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जाएंगे, ड्राइंग करेंगे, तो फर्म उन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी। सो अगर एक्ट अप्लाई हो गया सो नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि कोई इंटरेस्ट उनसे नहीं लिया जाएगा। देखो ना, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जा रहा तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज करेगी? ठीक है, वो भी कुछ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू फर्म। सर पार्टनर लोन भी देता है फर्म को? हाँ, पार्टनर कैपिटल भी लगा सकता है फर्म को और कैपिटल के अलावा लोन भी दे सकता है फर्म को। सो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है सो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उससे? देखते हैं। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम विल बी अलाउड। अब वो कुछ भी डिसाइड हुआ हो, जब उन्होंने लोन दिया था, जब पार्टनर ने लोन दिया था, कुछ भी डिसाइड हुआ हो, अगर एक्ट आ गया बीच में तो उसने बड़ा सीधा सा कह दिया कि ठीक है भाई आपने लोन दिया है, इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन 6% पर एनम, 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, यानी कि मुआवजा पार्टनर को, पार्टनर के मेहनत के हिसाब से भी पार्टनर्स पैसे लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में, जैसे कि सैलरी और कमीशन। सो इस केस में नो पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन, चाहे आपने कुछ भी डिसाइड कर रखा हो पहले से। अगर डीड एब्सेंट है और साइलेंट है सो आपको कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट थे अकाउंटिंग के लिए कुछ प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप, ये हमने कर लिए हैं। सो यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो चुकी है और अब हम करेंगे पार्टनरशिप के क्वेश्चन। सो इससे पहले हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, एक बात ये है कि ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया कहाँ से, यानी कि मैंने कौन सी बुक यूज़ करी। ठीक है सर आपने पक्का DS ग्रेवाल यूज़ करी होगी। आपके दिमाग में ये होगा ना कि सर आपने पक्का TS ग्रेवाल यूज़ करी होगी। नहीं सर, फिर डिकी गोयल यूज़ करी होगी। मैंने ये भी बुक यूज़ नहीं करी। हमारी बुक रहेगी NCERT क्लास 12 की अकाउंटेंसी की। हैं सर NCERT? सर NCERT तो बहुत भारी होती है, NCERT से कौन पढ़ेगा? यही आपकी थोड़ी सी गलतफहमी है। थोड़ी सी टेक्निकल ज़रूर है NCERT, लेकिन NCERT को अपने आप में गीता भी कहा जाता है सारी बुक्स का। आप कोई सही बच्चे को देख लो, चाहे वो साइंस साइड के हों, चाहे वो UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, साइंस वाले JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, नीट के लिए कर रहे हों, वो सबसे पहले NCERT ही पढ़ते हैं, बाद में वो अदर रेफरेंस बुक पढ़ते हैं। UPSC के लिए आप देख लो, सबसे पहले NCERT कवर करी जाती है, क्योंकि NCERT थोड़ी सी लैंग्वेज में हार्ड होती है लेकिन उनके अंदर सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो हम NCERT ही यूज़ करेंगे। एक बार आपने NCERT कर ली, आप फिर कोई सी भी रेफरेंस बुक यूज़ करते फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सी भी रेफरेंस बुक यूज़ कर लोगे। एक बार आपने NCERT कवर कर ली। ठीक है सर, सो क्वेश्चन कराइए अब। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ठीक है, स्टेट
whether the following claim is valid if the partnership agreement is silent। अच्छा सर, एग्रीमेंट साइलेंट है और आपको पता है कि जब एग्रीमेंट साइलेंट होता है, एग्रीमेंट होता ही नहीं है, सो हमारा एक्ट अप्लाई हो जाता है उन सारी बातों में, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है। ठीक है सर, पूछा क्या है कि वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स, यानी कि कुछ इश्यूज हैं इनके क्वेश्चन में, उन मैटर्स पे बताइए कि क्लेम यानी कि कुछ ना कुछ मसला है। बेटा कुछ ना कुछ मसला जरूर है, कुछ ना कुछ झगड़ा जरूर है, जब भी वो क्लेम कर रहे हैं पार्टनर्स। देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये है कि मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वॉन्ट्स ए सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। क्या कहा कि जो मोहन है ना, मोहन ये एक्टिव पार्टनर है। अब पता है आपको क्या, अगर आपको ऊपर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो गया, आपकी डीड साइलेंट है और एक्ट अप्लाई हो गया, सो पार्टनर मोहन एक्टिव पार्टनर हो चाहे इनएक्टिव पार्टनर हो, क्वेश्चन आपको घुमाएगा बातें बता बता के कि मोहन एक्टिव पार्टनर है और वो सैलरी कितनी डिमांड कर रहा है, 10,000 पर ईयर। बताओ अगर साइलेंट है डीड तो क्या उसे सैलरी मिलेगी? कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन वगैरह कुछ नहीं मिलता अगर डीड साइलेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये इनवैलिड हो गया। ठीक है सर। दूसरा, श्याम हैड एडवांस ए लोन टू द फर्म, श्याम ने फर्म को लोन दिया। ठीक है, दे सकता है। ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ओहो, देखो अगर डीड साइलेंट है ना और श्याम ने लोन दे रखा है, सो एक्ट ने क्या कहा था कि इंटरेस्ट कितने रेट पर मिलेगा, 6% पर एनम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये स्टेटमेंट, ये जो श्याम ने लोन दिया है और 10% इंटरेस्ट रेट वो क्लेम कर रहा है, तो क्या ये वैलिड है? नहीं सर, ये भी इनवैलिड है। ठीक है। तीसरा, मोहन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹20,000 एंड श्याम ₹50,000 एज कैपिटल। यानी कि मोहन ने कितनी कैपिटल लगाई? 20,000 और श्याम ने 50,000 एज कैपिटल। मोहन वॉन्ट्स इक्वल शेयर, यानी कि ये मोहन क्या कह रहा कि हम इक्वल शेयर करेंगे प्रॉफिट में। अब आप याद करो, अगर डीड साइलेंट है प्रॉफिट के बारे में, सो क्या होता था कि प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि कैपिटल कितनी भी किसी ने लगाई हो, अगर डीड साइलेंट है इस प्रॉफिट शेयर के बारे में, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। और मोहन भी क्या कर रहा है? मोहन भी तो यही क्लेम कर रहा है कि मैं तो प्रॉफिट इक्वली चाहता हूं। तो ये क्या इसका क्लेम जो है वैलिड है? हाँ, ये वैलिड है क्लेम, क्योंकि तो चाह ही रहा है इक्वली और डीड भी साइलेंट है, डीड में कुछ लिखा नहीं प्रॉफिट के बारे में। ठीक है। चौथा, श्याम वॉन्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड 6% पर एनम। श्याम क्या कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मैंने जो कैपिटल लगा रखी है उसमें मुझे इंटरेस्ट चाहिए 6% पर एनम के हिसाब से। और आपको पता है कि अगर डीड साइलेंट है तो अम्मा ने क्या कहा था? अम्मा ने कहा था कि नो पार्टनर्स इज अलाउड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? ये भी इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या पूछा क्वेश्चन ने कि ये बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, और हमें सिर्फ इतना ही जवाब देना है कि ट्रू है या फॉल्स है। पढ़ते हैं। वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? लगाओ दिमाग, याद करो। ये कह रहा है कि वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड, हमारी एग्रीमेंट जो है वो बनाया जा सकता है विदाउट रिटन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है। हमने सीखा था ना कि एग्रीमेंट जो है वो आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ये दोनों इक्वली वैलिड है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। दूसरा पॉइंट कहता है ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? याद करो,
एसेंशियल फीचर्स का फीचर नंबर ऑफ 4 म्यूचुअल एजेंसी, मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था। हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एजेंट भी है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। हाँ, मिनिमम कितने थे पार्टनरशिप में? मिनिमम कितने चाहिए? 2 चाहिए। और मैक्सिमम कितने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं, तो ये भी ट्रू हो गया। फोर्थ वन, मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कांट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ये कह रहा है कि मेथड ऑफ सेटलमेंट, अगर झगड़ा हो गया तो क्या सेटलमेंट होगा, किस मेथड से सेटलमेंट होगा, वो पार्ट नहीं हो सकता पार्टनरशिप डीड का। ये देखो, ये लगी हुई लिस्ट, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि मेथड ऑफ सेटलमेंट भी होता है पार्टनरशिप डीड में। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि वो तो पार्ट हो सकता है, मेथड ऑफ सेटलमेंट तो लिखे होता है पार्टनरशिप डीड में, तो ये हो गया आपका फॉल्स। फिफ्थ, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum वुड बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है आपकी, तो इंटरेस्ट ड्राइंग पे 6% के हिसाब से चार्ज होगा। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको पता ही है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स, तो ये भी क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। लास्ट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन 12% per annum if the deed is silent about the rate. No, ये भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि अगर डीड साइलेंट है सो इंटरेस्ट लोन पे कितना मिलेगा? 6% के हिसाब से। किसने कहा? अम्मा ने कहा है, एक्ट ने कहा है। सो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं पार्टनरशिप के, डीड के। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।